वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज अहम बैठक होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। वक्फ संशोधन बिल को पटल पर रखने की तैयारी में सरकार है। इस बीच विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। तो देखिए, इस बिल को सदन में पटल पर रखने से पहले आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल को पटल पर रखने की तैयारी में सरकार है। लगातार इस तरह की सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल रही है। इस बीच विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। आपने सुना तेजस्वी यादव को, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को। तमाम विपक्षी खेमा इस मुद्दे पर अलग राय रखता है। सरकार के इस बिल को सदन में पटल पर रखने से पहले लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की नाराजगी, विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर ये कि आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। सरकार की तरफ से इस बिल को पटल पर रखने की पूरी तैयारी है। इसी सत्र में विपक्ष इस बीच संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। हमारे साथ प्रशांत त्यागी जुड़ गए हैं। प्रशांत का रुख कर लेते हैं इस विषय पर। प्रशांत, ओम बिरला की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। हम रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि विपक्षी खेमा लगातार सरकार को इसके विरोध में अपनी आवाज उठाते हुए अपनी आवाज दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की पूरी तैयारी इसी सत्र में इस बिल को पटल पर रखा जाए। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, अब बिल्कुल लगभग साफ है कि कल जो है वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि इसी सत्र में जो वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल है वो लेकर आया जाएगा। और अब खुद जो कल संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरेन रिजिजू, उनके द्वारा भी कह दिया गया है कि लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही इस सत्र में जो वक्फ संशोधन बिल है वो लाया जाएगा। आज ही इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक जो है लोकसभा स्पीकर के द्वारा बुलाई गई है। उसमें एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की जाएगी कि जब बिल पेश हो तो सबको अपनी उस पर राय रखनी है, ना कि कोई हंगामा करना है। और क्या क्या प्रावधान है उस पर सहमति किसकी रहती है या फिर किसकी असहमति रहती है, उस पर एक डिस्कशन किया जा सकता है, ना कि हंगामे की भेंट सदन को चढ़ाया जाए। प्रीति, अगर नंबर की बात करें तो दोनों ही सदनों में अगर आपको राज्यसभा में कोई बिल पास कराना होता है तो आपको 119 की संख्या चाहिए, और एनडीए के पास इस वक्त प्रबल जो संख्या है वो मौजूद है। करीबन 121 से 122 जो एनडीए के सांसद हैं वो राज्यसभा के अंदर मौजूद है। तो वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो इस वक्त एनडीए की संख्या जो है वो 298 के आसपास है। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की जो संख्या है वो 233 के आसपास पहुंचती है। लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 272 का जो आंकड़ा है वो चाहिए। यानी कि एक बात तो साफ है प्रीति, बिल जब लाया जाएगा तो दोनों सदनों में अगर वोटिंग कराई जाती है तो बिल एनडीए के द्वारा पास इजीली सदन से, दोनों ही सदनों से कराया जा सकता है। कई चीजों को लेकर जो है विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है कि जो प्रस्ताव हमने दिए थे जब जेपीसी की लगातार बैठकें चल रही थी, आपको ध्यान होगा 2024 के जब आखिरी महीना चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो किरेन रिजिजू ने इस बिल का प्रस्ताव दिया था। उसके बाद इस बिल को जेपीसी का गठन करके जेपीसी को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। जगदम्बिका पाल ने इसकी एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें अन्य दलों के विपक्षी सांसद जो है वो भी इस कमेटी का हिस्सा थे। लगातार इस बात का जिक्र जो है विपक्षी सांसद कर रहे हैं कि जो प्रस्ताव हमारे द्वारा इसमें संशोधित करने के लिए दिए गए थे उनको एड ऑन नहीं किया गया है। हमारा विरोध यही है और हमारे हितों को मारा जाएगा। जो ये नया जो संशोधन को लेकर के रिकमेंडेशंस थी विपक्षी खेमे की, एक नाराजगी तो ये है कि उससे शुमार नहीं किया गया इस वक्फ संशोधन बिल में। यहां पर मैं असदुद्दीन ओवैसी के एक स्टेटमेंट को सुन रही थी। एनडीए में जो सहयोगी पार्टियां हैं, मसलन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी कह रहे थे यही चीज, और यही चीज असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे कि जयंत चौधरी हुए या चिराग पासवान हुए, ये वो पार्टियां हैं जो मुस्लिम समुदाय के हितों को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ती हैं। उनका वोट बैंक मुस्लिम समुदाय में भी है। ये लोग क्यों नहीं सरकार से इस मुद्दे पर विरोध जता रहे हैं? अगर इन लोगों की मौजूदगी सदन में रहती है तो जाहिर है इसका असर आने वाले चुनाव पर उनको देखने को मिलेगा। इन पार्टियों को क्या कुछ रुख रह सकता है, इसको लेकर के मैं जानना चाहती हूं कि इनके ओपिनियन को लेकर कोई जानकारी है?
तो देखिए प्रीति, रुख की अगर बात करें तो लगभग जो एनडीए के घटक दल है वो एकजुट है और उनका अंदरूनी मामला है किस तरह से बीजेपी ने बार्गेन किया है, किस तरह से सभी और अन्य जो एनडीए के दल है, चिराग पासवान के दल की आपने बात करी, जयंत चौधरी की आपने बात करी, नीतीश कुमार की आपने बात करी, चंद्रबाबू नायडू की बात करी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, 2014 भी आपको याद होगा वफ की हमेशा खिलाफत जेडीयू करता रहा है और धारा जब 370 का जो प्रस्ताव रखा गया था उससे जेडीयू ने वॉकआउट भी किया था सदन के अंदर, वो दिन भी आपको याद होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज का अगर समीकरण आप देखें तो उसमें चारों ही जो दल है लगातार जो वफ का विरोध करते थे या फिर इस तरह की जो सरकार के द्वारा 370 की बात करी जाती थी उसका लगातार विरोध करते थे। लेकिन अब ऐसा कोऑर्डिनेशन जो है वो एनडीए के द्वारा बनाया गया है, बीजेपी ने ऐसे बार्गेन पावर को बढ़ाया है कि कहीं ना कहीं जो सभी दल हैं वो अब इस पर सहमत नजर आ रहे हैं और किसी के अंदर कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। तो कल की भी जो तस्वीर होगी प्रीति, इसमें वॉकआउट जैसी स्थिति अब तक बिल्कुल नजर नहीं आती है। सभी जो ये दल है, चाहे आरएलडी की बात करें, एलजेपी रामविलास की बात करें, जेडीयू की बात करें या फिर टीडीपी की बात करें, तो अभी तक जो जानकारी है सभी लोग इस बिल पर अपनी सहमति दे चुके हैं और सभी कल जब इस बिल को लेकर टेबल इसको किया जाएगा, जब वोटिंग की जाएगी तो सभी इस पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। जी ठीक है, यहाँ पर आपने बाकी तमाम पार्टियों का जिक्र किया, उनकी तो सहमति नजर आती है, लेकिन बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जेडीयू अगर सदन में मौजूद रहता है इस बिल को पेश करते समय तो जाहिर है उसका असर बिहार के चुनावों पर भी जेडीयू के वोट बैंक के लिहाज से देखने को मिल सकता है। बने रहिए आप प्रशांत। इस बीच खबर यह आ रही है कि मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। अमेरिका में भारतीय छात्रों के वीजा रद्द करने का यह मामला, छात्र वीजा रद्द करने के मामले पर चर्चा के लिए मनीष तिवारी की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। कांग्रेस से आपको बता दें लोकसभा सांसद हैं मनीष तिवारी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस से लोकसभा सांसद हैं मनीष तिवारी जिन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। विषय अमेरिका में भारतीय छात्रों के वीजा रद्द करने के मामले को लेकर वो चर्चा चाहते हैं, लिहाजा इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव उनकी तरफ से दिया गया है। हमारे साथ प्रशांत लगातार बने हुए हैं, प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, यहां पर मनीष तिवारी की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिया गया है और अमेरिका में छात्र वीजा रद्द करने के मामले को लेकर चर्चा की मांग उनके द्वारा की जा रही है, जिस संदर्भ में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। इस बाबत क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस बात को लेकर सवाल निशान खड़े कर रहा है कि जो तस्वीरें हमने देखी थी जिस तरह से अमेरिका से जो भारतवासी जब लौटे थे उनको जंजीरें उनके हाथ में नजर आई थी, तो आखिरकार ऐसी बर्बरता जो है अमेरिका के द्वारा भारतीयों पर क्यों की गई, इसका जवाब लगातार मांगा जा रहा है। साथ ही साथ जो अमेरिका के द्वारा इंडिया पर टैरिफ की जो बात की जा रही है उस पर लगातार स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं। और आज भी कांग्रेस के जो लोकसभा सांसद मनीष तिवारी जो स्टूडेंट वीजा वहां पर रद्द किए जा रहे हैं उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है और चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो, तीनों ही मुद्दों पर चर्चा हो, टैरिफ पे चर्चा हो और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं, रद्द किए जा रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा हो। क्योंकि कल भी आपने देखा है किस तरह से सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सवाली निशान खड़े किए। तो इसी कड़ी में अब मनीष तिवारी का भी ये कहना है कि जो स्टूडेंट्स वीजा पर वहां पर पढ़ने गए हैं, स्टडी वीजा लेकर गए हैं, उनके आखिरकार वीजा रद्द क्यों किए जा रहे हैं और जो मिड सेशन होता है उसमें अगर उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा तो आखिरकार उनका आगे की जो पढ़ाई या कोर्स होगा वो उनका कैसे पूरा होगा। इन तमाम चीजों को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है और सरकार से जवाब मांगने की कोशिश जो है वो मनीष तिवारी करेंगे। साथ ही साथ कई और विपक्षी जो सांसद हैं उनके द्वारा भी लगातार स्थगन प्रस्ताव इस पूरे मामले को लेकर दिए जा रहे हैं। एक बात और प्रीति में उसमें जोड़ना चाहूंगा, जो वफ की आपने बात करी थी तो जेडीयू का अगर आपको ध्यान होगा जब 2024 में किरेन रिजिजू ने जब इस बिल का प्रस्ताव रखा था तो जेडीयू के जो केंद्रीय मंत्री हैं लल्लन सिंह, उनके द्वारा सबसे पहले खड़ा होकर इस बिल पर अपनी सहमति जता दी गई थी। तो यानी कि उस पक्ष को आप ध्यान में रख सकती हैं कि जब एकदम ही बिना विचार विमर्श किए हुए पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी इस बिल पर सहमति दे दी थी तो कोई दोहरावाली बात नहीं उठती कि जेडीयू शायद इस पर पीछे हटे। हालांकि हर पार्टी में दो गुट जरूर होते हैं, कोई उसकी कोई सहमत होता है, कोई असहमत होता है। तो कल भी कुछ उस स्तरीय सूत्रों से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि ललन सिंह को एटलीस्ट पार्टी में बड़े अन्य नेताओं से इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए था। रायशुमारी होनी चाहिए थी, आप ठीक कह रहे हैं प्रशांत, लेकिन उन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर अपनी तरफ से सहमति जताई थी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जेडीयू का बड़ा वोट बैंक
बैंक मुस्लिम समुदाय से आता है और इसी चीज का जिक्र शायद असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे थे, बाकायदा अपील करते नजर आए कि चंद्रबाबू नायडू, उनका भी वोट बैंक मुस्लिम समुदाय से आता है। हमने देखा था इफ्तार पार्टी उन्होंने दी और उस दरमियान वक्फ को लेकर के वो तो अपने क्षेत्र की जनता को यह कह रहे थे कि वो उनके हितों के साथ खड़े हैं। ऐसे में इन पार्टियों का अगर संसद में सहयोग देखने को मिलता है इस विषय पर, तो जाहिर है कि वोट बैंक जो इनका मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है उसमें निराशा रहेगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे विषय पर बात रखने के लिए।